हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको संस्कृत शिक्षण विधियां यानी कि संस्कृत शिक्षा शास्त्र का शिक्षण विधियां करवा रहा था। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये था आपका संस्कृत शिक्षण विधि जो कि पहला चैप्टर था, जिसमें हमने पहला इसका 3 पार्टों में बटा हुआ है। ये परंपरागत या प्राचीन शिक्षण विधियां वो हमने कंप्लीट कर ली थी, नवीन या फिर आधुनिक शिक्षण विधियां वो हमने कंप्लीट कर ली थी, और नवीनतम उपागम वो हम कर रहे थे, जिसके इंपॉर्टेंट 10 शिक्षण विधियां बताई थी मैंने आपको। कौन कौन सी? तो ये 10 इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियां बताई थी: सूक्ष्म शिक्षण, आगमन उपागम, समस्या समाधान, प्रयोजन विधि और दल शिक्षण। ये 5 तो हमने कंप्लीट कर ली थी लास्ट वाली वीडियो में। आज हम बचे हुए 5 को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि 6 से स्टार्ट करेंगे। परिवेक्षण अध्ययन विधि, यहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक 6 परिवेक्षण अध्ययन विधि। अब ये परिवेक्षण अध्ययन विधि है क्या? तो शाब्दिक अर्थ में इस विधि में विद्यार्थी अपने आवंटित कार्य को शिक्षक की देखरेख में स्वतंत्र रूप से करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस विधि के अंदर जो विद्यार्थी होते हैं उसके जो अपने कार्य होते हैं, चाहे वो आपके लिखित हो, मौखिक हो या कोई और कार्य हो, उसको क्या करता है? शिक्षक की देखरेख में करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से। कहने का मतलब है टीचर उस पर निगरानी रखता है, लेकिन उसमें बच्चों का पूरा करने का मौका दिया जाता है, बच्चे को सामने लाया जाता है, बच्चों को उसमें सहक्रिया करवाया जाता है, खुद इन्वॉल्व किया जाता है, करके सीखने के ऊपर फोकस किया जाता है, स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका दिया जाता है, लेकिन शिक्षक की निगरानी के अंतर्गत। इसके अनुसार छात्रों को अपने अध्ययन संबंधित कुछ कार्य बता दिए जाते हैं और वह अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे बताए हुए कार्य को करते रहते हैं, और शिक्षक वहीं उनके कार्यों का निरीक्षण और निर्देशन करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो टीचर होता है, उनको जो विद्यार्थी होता है उनको है ना कुछ कार्य बता दिए जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो अपने स्थान पर बैठे बैठे उन कार्यों को करता रहता है, और कार्यों को करते समय जो टीचर होता है उसका निरीक्षण करता रहता है, निर्देशन करता रहता है। अगर कोई बच्चा कहीं पर गलती करता है या किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो टीचर उनको वहीं पर ही निर्देश देता है। ओके, तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट इसको समझने की परिवेक्षण अध्ययन विधि को कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या थे? शाब्दिक अर्थ थे। अगर इससे भी समझ में नहीं आया आपको तो ये 4 इंपॉर्टेंट बिंदुओं को पढ़ो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि निर्देशित स्वाध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी प्रणाली में छात्र और शिक्षक दोनों ही क्या रहते हैं? क्रियाशील रहते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें जो होता है वो टीचर जो होता है वो बच्चों को कार्य देता है और बच्चा उस कार्य को करता है। अगर किसी कार्य को करते समय बच्चों को कोई दिक्कत आ रही होती है, कहीं पर बच्चा फंस जाता है, तो टीचर उसको क्या देता है? निर्देश देता है। मतलब बच्चा भी खुद कर रहा होता है, सेल्फ स्टडी, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है, और टीचर भी वहां पर क्रियाशील होता है। जैसे किसी कार्य में बच्चा अटकता है तो टीचर उसको क्या देता है? परामर्श देता है। इस प्रणाली में छात्रों की व्यक्तिगत, ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल बात करी गई है, व्यक्तिगत क्रियाओं प्रयासों को अधिक महत्व दिया जाता है। कहने का तात्पर्य अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बच्चों को क्या दिया जाता है? कार्य दिया जाता है, और बच्चे अपने ही स्थान पर बैठे बैठे उन कार्यों को करते हैं। मतलब हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से कार्य दिया जाता है, उनके प्रयासों के अनुसार कार्य दिया जाता है, उनके महत्व के अनुसार कार्य दिया जाता है, जिसमें बच्चा क्या होता है? खुद करके सीखने के ऊपर फोकस करा जा रहा है, और वो भी कैसा? व्यक्तिगत रूप से, एक एक बच्चे से, इंडिविजुअल बच्चे से। ये नहीं, ग्रुप की बात नहीं करी जा रही है, यहां पर एक एक बच्चे की बात करी जा रही है, व्यक्तिगत रूप की बात करी जा रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यह पद्धति छात्रों के स्वाध्ययन का अधिक अवसर दिया जाता है, जिससे स्वाध्ययन की प्रवृत्ति विकसित होती है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें किसके ऊपर फोकस किया जाता है? करके सीखने के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब बच्चे के स्वाध्ययन पर फोकस किया जाता है, सेल्फ स्टडी पर फोकस किया जाता है। और आप सभी को पता है किसी चीज को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एग्जाम्स को क्रैक करना है तो उसका मेन रीजन, उसका मेन सक्सेस पॉइंट क्या है? सेल्फ स्टडी। जब तक आप स्वाध्ययन नहीं करोगे किसी भी चीज को आप जल्दी से नहीं सीख पाओगे। ओके, तो यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है? बच्चे के स्वाध्ययन पर फोकस किया जा रहा है। ओके, और लास्ट पॉइंट है, उसमें शिक्षक की मुख्य भूमिका छात्रों की सहायता करना एवं उन्हें अध्ययन के लिए निर्देश देना होता है। मतलब यहाँ पर टीचर का किस रूप में? एक फैसिलिटेटर के रूप में। टीचर का यही काम है कि बच्चों को कार्य देना और बच्चों को उसके लिए परामर्श देना, निर्देश देना, उनको मोटिवेट करना, उनको पुनर्बलन देना कि बच्चा कहीं पर कोई अटक रहा है, कहीं पर बच्चा फंस रहा है तो उसको वहां से निकालना, अगर बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको मोटिवेट करना, अभिप्रेरणा देना। इस प्रकार का शिक्षक का केवल कार्य होता है। मेन कार्य यहाँ पर किसका रखा गया है? बच्चों का रखा गया है। ओके, उसी को क्या कहा जाता है? पर्यवेक्षण अध्ययन प्रणाली या फिर विधि कहा जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बिंदुओं और ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार करने का अवसर प्राप्त होता है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। तो बच्चे की अपनी क्षमता होती है, बच्चे की अपनी योग्यता होती है, बच्चे की अपनी आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार बच्चों को सीखने सिखाने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि बोल सकते हो बाल केंद्रित के ऊपर शिक्षण विधि क्या है, फोकस है। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होते हैं। देखो यहाँ पर सारी चीजें क्या है, बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनवाया जा रहा है, बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। जहां पर बच्चा कोई अटक जाता है तो टीचर उसको क्या करता है, रीइंफोर्स करता है, पुनर्बलन देता है, मोटिवेशन देता है, अभिप्रेरणा देता है। अब इस बच्चे के अंदर इतना विश्वास उत्पन्न कर दिया जाता है छात्रों के अंतर्गत कि अगर उनको कहीं पर किसी चीज की समस्या आ रही है तो वो आराम से शिक्षक से पूछ सकते हैं। उनके बीच में इतना मधुर संबंध स्थापित कर दिया जा चुका है। लेकिन कई बार हम देखते हैं रियल लाइफ में कि टीचर से अगर कोई टीचर बच्चा बार बार पूछ लेता है तो टीचर वहां पर क्या होता है, वो बार बार परेशान हो जाता है। बार बार बच्चा वहां पर क्या हो जाता है, बच्चा बार बार वहां पर ये परेशान हो जाता है कि मैं पूछ रहा हूं और टीचर हमको हड़का देता है। तो वहां पर टीचर भी परेशान हो जाता है, बच्चा भी परेशान हो जाता है। टीचर उसको बार बार हड़का देता है और बच्चा अगली बार खड़ा होकर पूछेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर बच्चे के बीच में और टीचर के बीच में इतना मधुर संबंध बना दिए जाते हैं कि बच्चे को अगर कुछ नहीं आ रहा होता है ना तो भी वहां पर खड़ा होकर आराम से वो अपने टीचर से पूछ सकता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके पर्यवेक्षण विधि यानी कि पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के बारे में। चलिए नेक्स्ट विधि को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट और सातवीं विधि है आपकी कंप्यूटर आधारित, जो कि आप बोल सकते हो कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि। आप सभी को पता है हमारा जो लाइफ है दिन प्रतिदिन कैसा हो रहा है, डिजिटल होता जा रहा है। तो कंप्यूटर, सूचना और प्रसार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीखने और परीक्षण की विधि है ये। जैसे कि अभी आप जो पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड तो पढ़ रहे हो। कभी हमने सोचा था कि दूर देश में बैठकर हम किसी आराम से कहीं पर भी किसी राज्य से भी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं? नहीं, हमें यही पता था कि हम अपने आसपास के टीचरों से ही पढ़ सकते हैं। ऐसा लेकिन अब नहीं है। पढ़ने सीखने सिखाने की प्रणाली जो है वो एकदम ब्रॉड हो चुकी है। हम कभी भी किसी से भी पढ़ सकते हैं और किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है उसका कोई टाइम फिक्स हो। वो किस कारण आपका संभव हो चुका है, वो कंप्यूटर के आधारित ही संभव हुआ है। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं जो वो किस आधारित पर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के आधारित पर ही पढ़ रहे हैं। जिससे क्या होता है, पढ़ने पढ़ाने की सीखने की सिखाने की प्रक्रिया जो होती है वो और सरल होती है और जल्दी से हम उस चीज को सीख पाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके विषय वस्तु यानी कि दृश्य स्व सामग्री के माध्यम छात्रों तक पहुंचाया जाता है। देखो अभी आप जो देख रहे हो, सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। कई बार मैं आपको पढ़ाते समय चित्रों का इस्तेमाल करता हूं, वीडियोस का इस्तेमाल करता हूं, जैसे कि ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया। तो वहां पर वो चीजें आपको ज्यादा दिनों तक समझ में आएंगी, ज्यादा दिनों तक आपके माइंड में रहेगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि हम देखी सुनी और एक दो से ज्यादा ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल जहां पर होता है वो चीजें हम क्या करते हैं, ज्यादा समय तक हमारा इस्तेमाल याद रहती है। फॉर एग्जांपल मूवी देख लो, मूवी को हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और महसूस भी करते हैं। तो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हमारी ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। जहां पर हमारे दो से ज्यादा सेंसों का इस्तेमाल होता है वो चीजें हमें क्या होती हैं, ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक याद रहती है। तो उसी प्रकार से जो हम कंप्यूटर से सीखते हैं वो हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और ऐसी चीजें जो सीखा होता है उसका हम ज्यादा दिनों तक उपयोग कर पाते हैं, ज्यादा दिनों तक वो हमें याद रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उनका उपयोग करके विद्यार्थियों के लिए तीव्र गति से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीव्र गति से परिशुद्धता के साथ काम करना संभव हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप बच्चों को क्या कर सकते हो, ज्यादा तेज गति से, जो आप ऑफलाइन में पढ़ाते हो वो धीमे हो पाता है, लेकिन ऑनलाइन में एक ऐसा होता है या फिर कंप्यूटर के बेस पर ऐसा होता है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है वो ज्यादा तेज गति से आप बच्चों को सिखा सकते हो और बच्चे उस चीज को सीख भी सकते हैं। और साथ ही साथ में जो उनकी परिशुद्धता होती है, जो उनकी गलतियां होती है वो कम से कम होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, कम करवा सकते हैं। ओके, उनके लिए पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। कंप्यूटर उनको जल्दी विद्या ग्रहण करने और कार्यकुशल बनाने या बनने में सहायता प्रदान करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप जो भी उस चीज़ को सिखाना चाह रहे हो उसको आप आसानी तरीके से जल्दी सिखा सकते हो कंप्यूटर के माध्यम से, और साथ ही साथ में उस कार्यों के लिए उसको कुशल भी बना सकते हो। जैसे कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम संस्कृत नहीं आती थी, अब हमें संस्कृत अच्छे से आने लगी है। कई बच्चे कहते हैं सर साइकोलॉजी पढ़ने में मन नहीं लगता था, बोरियत महसूस होती थी, लेकिन अब हम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका है। तो वो क्यों हुआ है, वो इसी कारण ही हुआ है क्योंकि कंप्यूटर के बेस पर आप
आपको चित्र दिखाए जाते हैं, उसको समझाया जाता है, उसको जितना आपको समझ में आए उस चीज़ को उसी प्रकार से समझाया जाता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या करता है, वो आपको एनहेंस करने का मौका देती है। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि छोटी उम्र में सीखना आसान होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी छोटी उम्र में, फॉर एग्जांपल कि आप एक 40 से 45 साल के व्यक्ति को बाइक या कार चलाना सिखाओ और एक 18 साल के बच्चे को आप कार चलाना सिखाओ, उन दोनों में से जो 18 साल का बच्चा होगा ना, वो जल्दी ट्रेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, वैसे हमारे अंदर की जो शर्म होती है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे आप इंग्लिश का इस्तेमाल करते हो, छोटा बच्चा कितनी भी इंग्लिश का इस्तेमाल कर ले, वो गलत बोलेगा तो भी वो बोलेगा, लेकिन बड़ा आदमी हिचकिचाता है बोलने से। क्यों? क्योंकि हमें शर्म आने लग जाती है हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं। इसलिए बचपन में ही हमें कंप्यूटर सहायक अधिगम का प्रयोग करने से वह अधिक सक्षम बनेगा, या फिर उन्हें बचपन से तकनीकी चीज़ों को इस्तेमाल करने का अभ्यास हो जाएगा, वह बड़े होकर इसमें निपुण हो जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि बच्चे को जो है वो छोटी उम्र से ही कंप्यूटर सिखाना चाहिए, क्योंकि हम बड़े उम्र में जैसे जैसे जाते हैं वैसे कहीं ना कहीं हमें हिचकिचाहट होती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा, जब 90s के दिनों में कंप्यूटर आ रहे थे तो बैंक कर्मचारी उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहे थे। क्यों? क्योंकि उम्र में वो काफ़ी बड़े थे, नई चीज़ को सीखने के लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को सीखने के लिए तैयार होते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते समय उनको मज़ा आ रहा होता है। ओके, इसलिए हमें सारी चीज़ें कब सिखानी चाहिए, वो छोटी उम्र से ही सिखाने की ओर ले जाना चाहिए, ताकि बच्चा बड़े होते होते उसमें निपुण हो जाए और उसकी जितनी भी शर्म हो बचपन में ही खत्म हो जाए। ओके, तो कुल मिलाकर ये होता है आपका कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि के बारे में। चलिए नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और 8वीं विधि है आपकी अभिक्रमित अनुदेशन। अब ये अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतर क्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस सिद्धांत पर आधारित अभिक्रमित उपागम होता है। मतलब इस विधि के अंदर जो होता है वो टीचर और बच्चे दोनों के बीच में क्या होते हैं, अंतर क्रिया एक्टिविटीज हो रही होती है। टीचर कुछ कार्य देता है, बच्चे उसको करके देते हैं। अगर कहीं पर कोई चीज फंस रही होता है बच्चा, तो टीचर उसको क्या देता है, सलाह देता है, निर्देश देता है, पुनर्बलन देता है, अभिप्रेरणा देता है, ताकि उस बच्चा वो काम कर सके और उसके वो बाहर निकल सके समस्याओं के। उसी के बीच में जो अंतर क्रियाएं चल रही होती हैं उसी को क्या कहा जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित उपागम कहा जाता है उसको। ओके, जिसमें आपके दो साइकोलॉजिस्ट निकल के आते हैं, स्मिथ और मूरे। इन दोनों के शब्दों में अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री के क्रमिक पदों की श्रृंखलाओं में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है। कहने के बाद तात्पर्य यहाँ पर ये है कि स्मिथ और मूरे ने कहा था कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, वो एक ऐसी सामग्री है जो क्रमिक यानी कि एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित की गई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो सीढ़ियाँ होती है घर की, वो एक के बाद एक होती है। मतलब पहली सीढ़ी छोटी होती है, फिर दूसरी सीढ़ी और बड़ी होती है, तीसरी सीढ़ी और ऊंची होती है, और पांचवी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी और ऊंची होती है। मतलब आपको आसान से कठिन की ओर धीरे धीरे ले जाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उसको क्या कहा गया है, एक श्रृंखला में वो व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है, जिसके द्वारा छात्र उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है, तो पहले आपको वो चीजें सिखाई जाती है जो आपके परिचित पृष्ठभूमि में, जो कि आसपास के आपको आता है, जो कि आपके आसपास के वातावरण में है। फिर आपको नवीन की तरफ ले जाया जाता है, नई चीजों की तरफ। फिर आपको जटिल की तरफ ले जाया जाता है, ताकि बच्चों में पहले रुचि उत्पन्न कर सकें, फिर नई नई चीजें हम उसको सिखाएंगे। तो बच्चों को कहीं ना कहीं कठिनाइयां तो महसूस होंगी, लेकिन बच्चों के अंदर हमने रुचि जागृत कर दी है, तो बच्चा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या लेगा, इन्वॉल्व होगा, क्रिया के अंदर वो एक्टिव रहेगा और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को वो आगे लेकर जाएगा। ओके, तो उसी को ही स्मिथ और मूरे ने क्या कहा था कि अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित जो उपागम है वो एक श्रृंखला में व्यवस्थित है, क्रमिक पद में है। ओके, और उसी के साथ साथ आपसे पूछा जाए कि अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, छात्र प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सिखाता या सीखता है, जिसके दो भेद हैं। मतलब जो छात्र होता है उसको प्रतिपुष्टि व पुनर्बलन द्वारा क्रमबद्ध यानी कि एक के बाद एक सीखने का मौका दिया जाता है। जहां पर बच्चा कहीं अटक जाता है तो टीचर द्वारा उसको पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्स या फिर प्रतिपुष्टि यानी कि देखा जाता है कि बच्चे ने कहाँ सीखा और कहाँ गलती करी, और जहां गलती करी उसको पुनर्बलन देकर उसको आप बोल सकते हो रीइंफोर्स करके बच्चे को आगे की तरफ ले जाया जाता है, जिसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से?
पहला आपका रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और दूसरा आपका शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अब ये दोनों की दोनों क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया जो है वो सरल से कठिन की ओर चलता है, मतलब एक रेखा के रूप में चलता है, जैसे कि एक के बाद एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे चलता है, मतलब एक रेखा के रूप में चल रहा होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, एक रेखीय आपका अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। लेकिन वहीं पर शाखीय क्या होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा एक पेड़ होता है, एक पेड़ की मेन जो तने होती हैं और बाद में उसके बाद में वहाँ से दूसरा तना निकल रहा होता है, फिर उससे दो तने निकल रहे होते हैं, फिर इससे और तने निकल रहे होते हैं, फिर इससे आपके ऐसे तने निकल रहे होते हैं, मतलब एक ही तने से सारी चीज़ें जुड़ी होती है। उसी को क्या कहा जाता है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका अभिक्रमित अनुदेशन है वो नीचे आएगा, फिर इसके दो भेद हैं, कौन कौन से, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और फिर उसके बाद में रेखीय अनुदेशन, फिर इसके भी कुछ भेद निकल के आएंगे, फिर उनके भी कुछ भेद निकल के आएंगे, मतलब एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं, वो क्या होते हैं, आपके शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रेखीय और दूसरा होता है आपका शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ओके, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और 9th है आपका संग्रंथन उपागम, छोटा सा है। अब ये संग्रंथन उपागम होता क्या है, तो इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर विषय प्रस्तुत किया जाता है, मतलब आपका जो भी वाक्य है, जो भी सेंटेंस है, जो भी आपका नॉलेज देनी है उसको कैसे दिया जाता है, पार्ट में दिया जाता है, छोटे छोटे रूप में दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, जो कि सरलता से कठिनता की ओर, मतलब सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है और उसको बढ़ाने के लिए यह बनाई गई है। कहने का मतलब है कि आपको जो भी चीज़ सिखाई जाएगी वो एक पहले सरल चीज़, मतलब आपके अंदर वहाँ पर क्या जागृत की जाएगी, रुचि जागृत की जाएगी, और फिर आपको कहाँ ले जाया जाएगा, कठिन की ओर ले जाया जाएगा। मतलब सरल से कठिन की ओर जब ले जाया जाता है, किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को आपको किस भागों में सिखा रहा होता है, वो आपको सरल से कठिन की ओर में सिखा रहा होता है, छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे कि मैंने आपको एक फिगर बताया था स्किनर की थ्योरी में कि कबूतरों को 8 आकार पर चलना सिखा दिया था। कैसे, तो 8 आकार में उसने हर जगह पर क्या डाल दिए थे, दाने डाल दिए थे, गेहूं के या किसी और चीज के। तो कबूतर यहाँ से चलना शुरू करा और वहां से उसने यूं चलना शुरू कर दिया, एक एक दाने को खाते हुए। तो पहले कबूतर यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से वो यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, मतलब वो छोटे छोटे भागों में इसको सिखाया जाता है। तो हम किसी चीज को हम छोटे छोटे भागों में सिखा रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका संग्रंथन उपागम कहलाता है, जो कि सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है। ओके, तो ये था आपका 9वां संग्रंथन उपागम। चलिए नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका 10वां निदानात्मक परीक्षण, और इसके बाद आता उपचारात्मक परीक्षण। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों समझा दूंगा मैं आपको। जैसे कि शिक्षक छात्रों के शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का पता लगाकर उनको दूर करता है। समस्याओं के कारण का पता लगाना निदान कहलाता है। मतलब आप जब भी एक शिक्षक के रूप में कहीं पर अलॉट किए जाते हो, कहीं पर आप जाते हो पढ़ाने के लिए, तो छात्रों को जब आप पढ़ा रहे होते हो तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे छात्र सब कुछ सीख रहे होते हैं। कुछ छात्रों को कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो रही होती हैं, तो उस समस्याओं का पता लगाना और फिर उसको दूर करना। तो समस्याओं के कारण का जब आप पता लगा लेते हो कि समस्या उत्पन्न हो क्यों रही है, तो उसको निदान यानी कि निदानात्मक कहा जाता है। और समस्याओं के कारण का पता लगाने के बाद उसका आप जब समाधान करते हो, उस समस्या को जब आप दूर करते हो, उसको उपचार कहलाता है वो आपका, मतलब उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है वो आपका। तो सरल भाषा में ये आपको बताना चाहूँ कि जब आप किसी समस्याओं को डिटेक्ट कर लेते हो, पता लगा लेते हो, और पता लगाने के बाद जब आप उसका उपचार कर रहे होते हो, दो स्टेज होती है। पता लगा लेते हो तो उसका निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, और समस्याओं कारण का पता लगाने के बाद उसको दूर करते हो, उसका उपचार करते हो, उसका समाधान करते हो, तो वो क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था ये दोनों चीजें कैसी है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पता करना निदानात्मक कहलाता है समस्याओं का, और उसको दूर करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ओके, तो ये था आज का आपका नवीनतम उपागम का आखिरी और 10वां लास्ट शिक्षण विधि, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण या विधि। तो अब जाकर हमारी जो संस्कृत शिक्षण विधियां होती थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है यहाँ पर आकर। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत होते हैं उनके बारे में। ओके।
तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि हमारी एक एप्लीकेशन आपकी डाल दी गई है प्ले स्टोर पर, अब वहां जाकर जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको जो सारी की सारी जो मैं पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ मिला करेगा। वहीं पर ही आपको जो कोर्सेज आपके छूट जाते हैं प्ले लिस्ट में आप चेक नहीं कर पाते हो, तो वहां पर सारी चीजें होम स्क्रीन पर ही दे रखी है। वहां जाकर आप सारी की सारी चीजें जो आपके छूट चुके हैं कोर्स, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा वो मदद करेगा आपके आने वाले दिनों में स्टडी को और बेहतर करने में। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ये थी दोस्तों आज का हमारा संस्कृत का शिक्षण विधि की आखिरी टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।